फिल्म थ्री इडियट्स का ये सीन तो आपको याद ही होगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। और इस फिल्म में आर माधवन के पिता का कैरेक्टर निभाने वाले आर्टिस्ट को भी आपने हाल की कई फिल्मों में देखा होगा। हेलो, देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। ये भी नहीं जानता कि आपने मेरे बेटे से क्या कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? तो फिर उन्होंने कैसे इतनी लंबी पारी खेली? कैसे वो मिलेनियल्स की यादों का हिस्सा बने हुए हैं? चलिए जानते हैं एक एक्सीडेंटल एक्टर से एक उम्दा एक्टर बनने की कहानी, और वो भी उन्हीं की जुबानी। सिनेमाजी डायरी डायरेक्ट दिल से में। परीक्षित साहनी अपने वक्त के बेहद कामयाब और बेहतरीन एक्टर बलराज साहनी के बेटे हैं। बहू, तेरा कभी इमली खाने को जी नहीं चाहता? उनके जीवन की कहानी उनके जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाती है कि मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, बे के इम्तिहान के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो टैगोर साहब ने कहा जब तू बीए पास करेगी तो ये भी साथ में बच्चा होगा, वो भी तो पास कर जाएगा बीए, तो उसका नाम परीक्षित रखो, जिसका मतलब है जो पास हो गया हो। मगर ये बहुत अनलकी नाम था। अब उसके बारे में अभी लिख रहा हूँ मैं एक चैप्टर, कि जैसे कि बाद में मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि महाराजा था एक महाभारत में, जिसके ऊपर जिसको श्राप दिया था किसी ने। उनके एक साधु के लटका दिया था मरा हुआ सांप उसने, तो उसको श्राप मिला था कि तू मर जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर तेरे को सांप काटेगा। वही हुआ। एंड इट इज़ नॉट अ लकी नेम। जन्म तो हमारा मरी में हुआ, जो कि रावलपिंडी के रहने वाले हम लोग। तो मरी वहाँ से कुछ थोड़ी सी दूरी पे है, तो मुझे तो जगह याद नहीं। पिंडी थोड़ा बहुत याद है, बहुत कम, मगर पैदा वहाँ हुआ था मैं। आई वॉज बॉर्न व्हेन द वॉर स्टार्टेड 1939, which makes me almost 80. पिताजी उस वक्त, हाँ, he was a टीचर इन शांति निकेतन। और हमारे जन्म के कुछ ही महीनों बाद उनको लंदन जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनको काम मिला बीबीसी में। तो जब पैदा हुआ था तो मैं तो खैर मरी में मेरी मदर आ गई थी टू बी विद हर फैमिली, मगर दोनों वहीं पे काम करते थे इन शांति निकेतन विद टैगोर साहब। अभी वो कुछ ही महीनों के थे कि उनके माता और पिता उनसे दूर चले गए, और वो दादा दादी और अंकल भीषम साहनी जी के साथ पले। जब बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती जी लंदन से भारत वापस आए, तो अपने प्रिय मित्र चेतन आनंद जी के घर पे उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने का मन बना लिया और आईपीटीए से जुड़ गए। किंतु जल्द काम ना मिलने के कारण जीवन निर्वाह का सवाल सामने आ गया। कैसे? रिक्शा छोड़ने जा रहा था, एक बाबू ने पुलिस का डर बताया और रिक्शा में जबरदस्ती बैठ गया। ये 8 आने उसी ने दिए। हे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ कि ये पैसे मिल गए। कल बुखार की वजह से कुछ भी नहीं कमा सका। सौभाग्य से दमयंती जी को पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया और जल्द ही फिल्मों में एक सफल कलाकार बन गई। तुम बैठे इस मट्टी को चाटा करो, चाहे घर की आबरू भी मट्टी मिल जाए। जमीन न बेचने पर मुझे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे को बेच के खा जाना। तेरी ये मजाक। अपने छोटे भाई पर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी वो दोनों फिल्मी नगरी में अपना सिक्का जमा ही रहे थे कि यकायक दमयंती जी का निधन हो गया, और एक बार फिर परीक्षित जी की मां उनसे दूर चली गई। परीक्षित जी अपनी बहन शबनम के साथ मुंबई से एक बार फिर अपने दादा दादी के पास आ गए। 1947 में भारत के विभाजन के चलते उनके परिवार को रावलपिंडी छोड़ना पड़ा, और जिंदगी परीक्षित जी को एक बार फिर बॉम्बे ले आई, और इस बार बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में दिखे। जब बॉम्बे आया पिताजी के पास, तो यस, बहुत बुरी हालत थी हम लोगों की। पिताजी कहीं डबिंग कर रहे थे, कहीं छोटे मोटे काम कर रहे थे,
एज एन एक्टर अभी तक एस्टैब्लिश हुए नहीं थे। तो मुझे दिलीप साहब ने उनको एक फिल्म में, दिलीप साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, हमारी फैमिलीज़ के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। दिलीप साहब के बड़े भाई साहब थे अयूब खान साहब, उनके साथ डैडी की बड़ी दोस्ती थी, बिकॉज दे आर फ्रॉम पेशावर विच इज़ वेरी क्लोज टू रावलपिंडी। खाना पीना, लहजा, तौर तरीके एक जैसे ही हैं थे। तो ही वॉज वेरी क्लोज टू एंड ही गेव डैड हिज चांस इन अ मूवी कॉल्ड हलचल। तो उसी वक्त ये देख के कि हम बड़ी बुरी खस्ता हालत में हैं, तो उन्होंने मुझे भी एक छोटा रोल दिया था चाइल्ड आर्टिस्ट का। तो वो मेरी पहली फिल्म थी हलचल। उस ज़माने में बाय द वे पिताजी जेल में थे, क्योंकि ही वॉज अ मार्क्सिस्ट, ही वॉज अ कम्युनिस्ट। तो उन्होंने किसी जलसे में हिस्सा लिया तो उनको अंदर कर लिया। तो वो जेल से आते थे ये रोल करने के लिए, और जेलर का रोल था इनका फिल्म में। तो आते थे हथकड़ियों में और निकाले जाते थे वैन से, फिर रोल करते थे, फिर वापस वैन जेल चले जाते थे। मुरारी देसाई को आसिफ साहब ने स्पेशल परमिशन ली थी कि इनको आने दो, काम करने दो फिल्म में। तो वहाँ बच्चे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम किया, पहली फिल्म थी। दूसरी उसके बाद थी दीदार, उसमें भी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करने का मौका मिला। बलराज साहनी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार जब परीक्षित जी दीदार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बच्चे से फिल्म में एक्टिंग नहीं कराएंगे और उसकी शिक्षा पर ध्यान देंगे। अंधेरा अंधेरा, बत्ती जला, बत्ती जला, बत्ती तो जल रही है, बत्ती जल रही है। तो चंपा मुझे कुछ दिखा नहीं देता, मुझे कुछ दिखा नहीं देता। हाँ, बहुत बहुत इसी वजह से तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा, क्योंकि मैं थोड़ा बिगड़ भी गया था, अकेला बेटा। और फिल्म लाइन में बड़ी आदमी को अटेंशन मिलती है। मैं आउटडोर गए, हम लोग महाबलेश्वर एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर। तबस्सुम हमारी हीरोइन थी, वही बच्ची थी। तो थोड़ा बिगड़ सा गया था मैं, और पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रही थी, क्योंकि शूटिंग होती थी उस ज़माने में रात के टाइम, रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, क्योंकि ये इस तरह के माइक्स नहीं थे, बूम हुआ करता था रात को, और डबिंग वबिंग होती नहीं थी उस ज़माने में। तो रात को शूटिंग होती थी हर रात। तो डैडी को बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद उन्होंने, जब ये फिल्म ख़त्म हुई, तो उन्होंने भेज दिया मुझे बोर्डिंग स्कूल। उन्होंने कहा बेटे, बॉम्बे का एक तो वातावरण ठीक नहीं है फिल्म लाइन का, और दूसरा तेरी पढ़ाई में बड़ा हर्जा हो रहा है। तो उन्होंने, एक अच्छा स्कूल था शिवाजी मिलिट्री स्कूल, अभी भी है, SSPMS पुणे में। उसके बाद 3 साल वहाँ, फिर उसके बाद उन्होंने सनावर भेज दिया, विच वॉज वेरी गुड पब्लिक स्कूल, तो लॉरेंस स्कूल सनावर। उसका वो तो 1847 से बना हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने से है वो स्कूल, जो कि उस ज़माने में मिलिट्री एकेडमी थी। तो वहाँ भेज दिया हमें। और उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली आ गया, क्योंकि भीषम जी वहाँ थे दिल्ली में। और फिर कुछ दिनों बाद वो चले गए, 1959 में वो शायद चले गए मॉस्को एज अ ट्रांसलेटर। तो मैं भी पीछे पीछे भागा चला गया। तो उसके बाद 6 साल मॉस्को में लगाए मैंने, द फिल्म इंस्टीट्यूट। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ किसी बच्चे के लिए तालीम है। तालीम अच्छी मिले इंसान को, तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, एक पहाड़ी नदी की तरह। तो पिताजी ने ये ज़रूर देखा कि मुझे तालीम सबसे आला मिले, सबसे अच्छी मिले, सबसे बढ़िया मिले। अपने पिता को मार्क्सिज्म से प्रभावित होते देख रशिया को करीब से जानने की उत्सुकता उन्हें रशिया ले गई। अव्वल तो क्योंकि वहाँ भीषम जी थे, दूसरा बिकॉज पिताजी ने इतने लेक्चर दिए थे मार्क्सिज्म के ऊपर कि मैं देखना चाहता था ये चीज़ क्या है भाई, ये कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन क्या है। इतना हमारे लिए अहुआ बन गया था। तो फिल्म लाइन तो एक बहाना था वहाँ जाने का, क्योंकि मुझे वहाँ पे बड़ी जल्दी से एडमिशन मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई। मेरे कॉलेज के बड़े अच्छे थे
मतलब मुझे बड़ी अच्छी पास होने के मार्क्स वगैरह मिले थे। यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह पे आया था। तो ज़्यादातर दिलचस्पी मेरी लिखने में ही थी, मगर मैं रूस देखने गया कि क्या चिड़िया क्या है भाई। सब बचपन से सुनते आए हैं कि ये मुस्तकबिल है, भविष्य है दुनिया का तो देखने गए उसको। रशिया से वापस आकर अभी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी राह खोज रहे थे कि उन्हें पहली बार एक नए नाम से आखिरी खत में कैमरा के आगे आने का मौका मिला। लेकिन अभी भी वो एक्टिंग से दूर ही भागा करते थे। जी मैं तस्वीर बनाता हूँ, यानी कि मैं पेंटर हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो एक वक्त पेंटर भी बनना चाहते थे? पेंट किया करता था सर मैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1 साल रहा मैं। बनना चाहता था पेंटर बड़ी सीरियसली स्कूल के ज़माने। अब भी मेरी पेंटिंग वहाँ पे लटकी हुई हैं स्कूल में। बनना चाहता था मैं पेंटर, मुझे बहुत इसमें दिलचस्पी थी। मगर फिर लोगों ने कहा, पिताजी ने कहा कि यार तू पेंटिंग छोड़ो यार। वहाँ जो मैंने यूज़ किया था अपना ईज़ल वगैरह, वो खुद मेरा अपना था। और जो पेंटिंग उन्होंने दिखाई मेरे करते हुए, वो भी मैंने खुद की थी, स्केचिंग वगैरह। कहते हैं ना, इंसान की किस्मत उससे आगे चलती है। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। नाना करते हुए भी उन्हें एक ही फिल्म ने स्टार बना दिया। पिताजी ने मुझे कहा था रूस में 4 साल फिल्म के बनने से पहले, 3 साल पहले, कि ये किताब है, इसका स्क्रिप्ट लिखो। और मैंने बैठकर अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको बाकायदा, अंडरवुड मेरे पास छोटा सा टाइपराइटर था पोर्टेबल, उसके ऊपर लिखता रहा दिन रात, रीराइट किए 10 बार। और जब उसको डायरेक्ट करने का मौका आया तो मुझे एज ए डायरेक्टर ले लिया। लेकिन मुझे अब मालूम है कि डायरेक्ट ये अच्छा एक सही बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब का एक निर्णय था। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करता तो मैं नया था, मुझे अनुभव नहीं था एज ए डायरेक्टर, मैं बड़ा गड़बड़ कर देता। बट एज एन एक्टर मेरी एक फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, अनोखी रात। तो उसके बाद ये फिल्म करना, क्योंकि मैंने खुद लिखी थी, कैरेक्टर को जानता था, मेरे लिए बड़ा आसान था। और आज तक लोग याद करते हैं वो तेरी दुनिया से होके मजबूर चला वो गाना, जो मैं गाना नहीं चाहता था। पहली बार मुझे कहा था गाना गाओ, मैंने कहा सर मैं ज़िंदगी में कभी गाना नहीं गाऊंगा। मगर फिर डैडी ने कहा यार तू क्या कर रहा है, हिंदुस्तान में आया है, तू हिंदुस्तानी बन। सो आई sang the song, but it is remembered even today. बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। पवित्र पापी की सफलता के बाद वो अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा ही रहे थे कि एक बार फिर उनकी जिंदगी ने करवट बदली और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। 72 में सिस्टर की डेथ हुई, 73 में पिताजी चल बसे। मैं भी अकेली जिंदगी की घुटन से तंग आ गया। मगर जब उन्होंने ये किया गर्म हवा, तो उस पिक्चर के साथ उनके दिल के ज़ख्म फिर ताज़ा हो गए। क्योंकि उसमें एक सीन था शबनम की डेथ का, अपनी उनकी बेटी की डेथ का। आई थिंक शबनम की जो मौत थी उसकी वजह से वो बहुत जल्दी चले गए, 60 साल के भी नहीं हुए थे। उसके बाद मैं बिल्कुल समझिए कि अकेला पड़ गया था। और मुझे तो याद ही नहीं, 1 साल 2 साल तक तो मैं बिल्कुल ही बेहोश ही रहा। बिल्कुल यहाँ लेटा, एक कारपेट था यहाँ पे, वहाँ पे लेटा रहता था। और कुछ होश व हवास नहीं थे सर। बेतहाशा शराब पीता था दिन रात, और गोलियाँ लेता था, वो क्या बैंड्रेक्स करके आती थी एक, तो होश नहीं थे मेरे। पहले तो पिताजी से सलाह मशवरा होता था सॉरी, कौन से फिल्म करूं कौन सी ना करूं। मैंने शशि कपूर से पूछा, मैंने कहा यार पिक्चर हिट हो गई है, अभी आ रहे लोग दवा के साइन करने के लिए, यार मैं क्या करूं, मैं तो नया हूं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं। ही सेड यार मैं तो हर फिल्म साइन करता रहता हूँ, 10 फिल्में साइन करो, 12 करो, एक न एक तो हिट हो जाएगी।
तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे कई बड़ी बेकार की फिल्में साइन कर ली सर, और वो सब उड़ गई और साथ में मैं भी उड़ गया सर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करते हैं। ये मत भूलो बेटा, तुम्हारा नाम कामयाबी है, सक्सेस है। किंतु जिसके नाम में ही अजय हो, क्या उसे परेशानियां हरा सकती हैं? चलिए जानते हैं कि फिर उन्होंने कैसे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को बटोरा और दूसरी पारी खेली। एक दिन यहाँ पे आके हमारा एक हमारी पत्नी का भाई आके उसने कहा कि ये तो अब कहीं का नहीं रहा, तो ख़त्म हो गया, ये वापस कभी उठेगा नहीं। शबनम के साथ और अपने पिताजी के साथ ये भी गया। तो वो मैंने सुना। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई पिताजी का इकलौता बेटा हूँ, इस तरह जाना तो बड़ा उनके लिए शोभा की बात नहीं होगी। उसके बाद ये सब बंद किया मैंने। यहाँ अंदर पंचिंग बैग लगाया, स्किपिंग रोप वगैरह शुरू की, फिर अपने आप को तंदुरुस्त बनाया, काम करना शुरू किया। भगवान की कृपा से लोग अच्छे थे, उन्होंने देखा बलराज साहनी साहब का बेटा है। बुरे दिन थे वो, मेरी बच्चियां पैदा हो गई थी दोनों, मैं डिस्टर्ब रहता था बहुत। फिर भी काम मिलता रहा और फिर से शुरू गाड़ी पटरी पे आ गई, क्योंकि पिताजी से कुछ थोड़ा बहुत तो एक्टिंग का अनुभव हुआ था, कुछ इल्म था मुझे, तो वो बड़े काम में आया। भले ही वो एक एक्सीडेंटल एक्टर हों, लेकिन एक्टिंग की नींव कई साल पहले जाने अनजाने में रख दी गई थी। माइकल ड्वायर के एक हुक्म पर हजारों लोग गोली से भून दिए गए और हम लोग फिर भी रोते रहे, कहते रहे कितने जालिम हैं ये लोग, हजारों मासूमों को गोली से मार दिया उन्होंने। लेकिन हमसे इतना नहीं हो सका कि एक जिस्म, एक मुट्ठी बनकर खड़े हो सकें और इस जुल्म का सामना कर सकें। जुहू आर्ट थिएटर से जुड़े खट्टे मीठे तजुर्बों को उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में अपनाया और उन्हें आज भी याद करते हैं। तो वहाँ मैं जाया करता था, क्योंकि मैं तो बोर्डिंग स्कूल में था, छुट्टियों में जाता था, तो वो बिठाया करते थे मुझे वहाँ। कभी कभी कोई ना आए किसी की गैर हाजिरी में, तो वो कहते थे इसको लगाओ मुझे यार, लाइनें वाइनें याद कर ले फटाफट, स्टेज पे जा। तो वो थोड़ा बहुत अनुभव मुझे वहाँ स्टेज से हुआ, मगर मैं बहुत बुरा एक्टर था और कई बार मैंने बहुत गलत बातें की, लाइनें भूल जाता था, क्योंकि ताबड़तोड़ इमीडिएटली याद करना सब और सेट पे जाना, मतलब स्टेज पे जाना बड़ा मुश्किल था। मगर उससे थोड़ा बहुत सीखा डैडी से। और फिर उसके बाद जब एक्टर बना, हालांकि मेरा कोई इच्छा नहीं थी एक्टर बनने की, मैं तो डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सीख के आया था। तो उस ज़माने में पिताजी के साथ एक दो फिल्मों में काम करने का मौका मिला, तो उस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वो चीज़ें आज तक मुझे काम में आती हैं। मतलब उनके स्टेज तक तो कोई जा नहीं सकता, वो तो एक अद्वितीय इंसान थे, अद्वितीय एक्टर थे। मगर जो रोल मिले उसको निभाना सही तरीके से थोड़ा सा मुझे इसका इल्म हो गया, थोड़ा सीख गया मैं। चेतन आनंद और देवानंद जी के परिवार के साथ जो उनके पारिवारिक संबंध थे, उसे उन्होंने रिश्ते में तब्दील किया और इस प्रकार फिल्मी दुनिया से उनका नाता और भी गहरा हो गया। देव साहब की बड़ी बहन की बेटी थी वो। तो इसके दो कारण हैं सर। एक तो मैंने सुना है कि हमारी माता जी दमयंती साहनी और अरुणा की मदर की बड़ी दोस्ती थी बचपन में, और उन्होंने तय किया था कि ये दोनों जब बड़े होंगे तो इनकी शादी करा देंगे। दूसरा, पिताजी ने मुझे कहा था, मेरी शादी कहीं और होने वाली थी, एक और है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो बाद में बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनी है, अभी भी है। तो उनके साथ मोरलेस तय हो गया था कि मैं शादी करूँगा। मगर पिताजी ने कहा कि यार ये दिल्ली की रहने वाली है, दूसरी फैमिली से है,
इसके पिताजी बहुत बड़े सियासतदान हैं, तो उस माहौल में तुम्हें ठीक नहीं लगेगा, तुम इसके साथ शादी करो, देव की बेटी के साथ, देव की भाजी के साथ, तो एटलीस्ट तुम फिल्म लाइन से दूर नहीं रहोगे, उस माहौल में तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो पिताजी के कहने पे मैंने हाँ कर दी। आगे चलकर उन्होंने बलराज साहनी प्रोडक्शन का निर्माण किया और छोटे पर्दे पर कई टीवी सीरियल बनाए। उस वक्त उनकी पत्नी अरुणा जी का साथ उन्हें कभी नहीं भूलता। तो शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, बल्कि जब मैं प्रोड्यूसर बना, मैंने बलराज साहनी प्रोडक्शन बनाई, और जब मैं अपने सीरियल बनाता था तो हर कदम पे वो मुझे बताती थी यहाँ तेरा गलत है, यहाँ सही है, उसको ठीक करो। और वो बड़े चले सब एपिसोड्स, 3-4 एपिसोड्स बनाए मैंने, सीरियल्स बनाए। कल्पना, उसके पहले लाल कोठी, फिर लंदन की एक रात, 3-4 थे। वो सारे हिट हुए क्योंकि वो स्क्रिप्ट भी पढ़ती थी, उसे चेंज भी करती थी, और मुझे एडिटिंग में भी बताती थी कि इसको यहाँ पे गलत है, कट क्लोज अप आना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग शॉट लगा दो, बिकॉज शी वाज फ्रॉम अ फिल्म फैमिली एंड शी स्टूड बाय मी लाइक द रॉक ऑफ जिब्राल्टर। फिर एक सीरियल मिला मुझे कश्मीर के, एक गुलशन गुलफाम, वो तो अब मेरे दिल का टुकड़ा था कश्मीर। मैं तो अब भी बड़ा चाहता हूँ उस स्टेट को, क्योंकि सारा बचपन हमारा वहीं बीता है। तो वहाँ वो रोल करना बड़ा आसान था मेरे लिए, और वो जगह वहाँ पे रहना 1-2 महीने मेरे लिए तो बहिश्त था वो। तो वो रोल बहुत उम्दा हुआ, उसमें मैंने एक 70-80 साल के बूढ़े का रोल किया, तो वो बड़ा हिट हुआ सर। तो 4-5 साल चला वो सीरियल। बस उसके बाद तो सब पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। मुझसे ये बात तुमने क्या सोच कर की? क्या तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों में आकर मैं अपने बाप दादा का धंधा छोड़ दूं? परीक्षित जी को लिखने का बेहद शौक है। इसे आप उनके अंकल भीषम जी का प्रभाव कहें या फिर उनकी अपनी आत्मा की पुकार। लिखने को वो कभी अपने से जुदा नहीं कर पाए और आज तक उससे जुड़े हैं। सर इसके बारे में सोचा है, मगर मुझे लगता है कि ये एक स्वाभाविक चीज़ थी सर, स्वाभाविक थी, फितरतन थी। मतलब न जाने क्यों स्कूल के ज़माने में लिखा करता था, बाकायदा लगातार मुसलसल कुछ ना कुछ लिखता रहता था। उसके बाद जब मैं कॉलेज आया तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन किया, BA इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद जब रूस गया तो वहाँ भी मुझे डायरेक्शन वगैरह में दिलचस्पी थी, मज़ा आता था, मगर मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट लिखने में मेरी दिलचस्पी थी। और मैं ज़्यादा वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, क्रेमलिन के पास थी उस ज़माने में। मैं 60s की बात कर रहा हूँ, अब कहाँ है मुझे मालूम नहीं। तो मैं हर शाम वहाँ जाके पढ़ा करता था, क्योंकि हमें इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर कहा गया था कि सबसे उम्दा, सबसे अच्छी लिटरेचर है, मगर यूरोपीय साहित्य के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। तो वहाँ जाके फिर मैंने फ्रेंच क्लासिक्स पढ़ी, जर्मन क्लासिक्स पढ़ी, रशियन क्लासिक्स पढ़ी। तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अच्छी है इंग्लिश लिटरेचर, मगर और भी है साहित्य दुनिया में ब्रिटिश के अलावा। तो पता नहीं क्यों वो कोई फितरतन या कोई स्वाभाविक या कोई बचपन से कोई ऐसे मेरी दिलचस्पी रही है। और जितना मज़ा मुझे लिखने में आता है, जितना मज़ा मुझे स्क्रिप्ट लिखने में आता है, मैंने स्क्रिप्ट भी लिखे हैं, उनके बनाया भी है, उतना एक्टिंग तो ठीक है, मुझे मज़ा आता है। बहुत अच्छा रोल मिले, अच्छा डायरेक्टर हो तो मज़ा बहुत आता है। मगर लिखने तो एक नशा है, एक कैफ है, एक जुनून है। अपने इतने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। पंजाबी फिल्म की सर एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसका नाम था उड़ीका।
उसमें संजीव भी था, उसने गेस्ट अपीयरेंस किया था। उसमें उसको तो बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था। सिमी ग्रेवाल थी उसमें एज ए हीरो। एक दूसरी 2-3 की, मगर उसके बारे में क्या बोलूँ, नॉट हैप्पी विद देम। ये बड़ी अच्छी फिल्म थी। करीब करीब 140 फिल्मों में लीड रोल या कैरेक्टर रोल्स किए और आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में होते हुए भी अपने समकालीन लोगों के साथ उनकी दोस्ती एक मिसाल है। नरगिस जी के साथ, दिलीप साहब के साथ, दादा बुनी अशोक कुमार के साथ बड़ी दोस्ती हो गई मेरी बाद में। अरे बहुत, दादा बुनी के साथ, दिलीप साहब के साथ जो यादें हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं। नरगिस जी के साथ बहुत ग्रेट लेडी थी यार। फिर मैं इस बार में बड़ा लकी था, यश जी के साथ काम करने को मिला, मनमोहन देसाई के साथ काम करने को मिला। हालांकि उसमें अमिताभ ने ज़्यादा मदद की मेरी कि इसको कास्ट करो, इसको कास्ट करो। कभी कभी भी उसने दिलवाई, काला पत्थर भी उसने दिलवाई, एक देश प्रेमी फिल्म थी वो भी उसने दिलवाई, क्योंकि वो देखता था कि थोड़ा मायूस रहता है ब्रदर, क्या बात है। तो बड़ा दोस्ती थी हमारी और ही इज़ अ ग्रेट मैन, वेरी ग्रेट मैन। तो मगर मैंने कभी ऐसे महसूस नहीं किया कि मैं किसी के साथ कंपटीशन में लगा हूँ, या मैंने सोचा भाई मेरा अपना काम है, जब तक चलता है चलेगा, ठीक है। मैं किसी के साथ अपनी तुलना क्यों करूं? न पिताजी के साथ, और बाकी के जो मेरे सब यार दोस्त हैं वो तो बहुत आगे निकल गए थे मुझसे, मगर आई ब्लेस्ड थे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार। अमिताभ ने तो मेरे, जब मैं अनोखी रात रिलीज़ हुई थी तो बड़ा बड़ा नाम हो गया था, अजय साहनी, अजय साहनी, अजय साहनी। अमिताभ तो ज्वाइन किया था तब फिल्म इंडस्ट्री, मगर हरी भाई, अमिताभ, शशि वगैरह कहाँ के कहाँ पहुँच गए ये लोग यार। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा कि यार ये इनका काम है, मैं अपना एज एन एक्टर आई हैव नेवर टेकन इट दैट सीरियसली कि मैं बड़ा स्टार बनूँ। और मुझे जो सड़क पे लोग पहचानते हैं और ऑटोग्राफ मांगते हैं, फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, उससे भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। एयरपोर्ट्स वगैरह पे, सर एक ऑटोग्राफ दीजिए, या आई लाइक टू बी इनकॉग्निटो सर, मुझे लोग ना पहचाने तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। परीक्षित जी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, किंतु उन्होंने अपने जीने के जज्बे को कभी नहीं छोड़ा और आज भी अपने इसी मंत्र को दर्शकों से साझा करते हुए कहते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में है जोश। कभी हार नहीं माननी, लगे रहो, कभी नेगेटिव सोचो ही मत। मेरा मोटो है ज़िंदगी में, जिस जुमले के आधार पे मैं जीता हूँ, दैट इज़ नेवर गिव इन। कभी हार नहीं माननी, लगे रहो। और जनरल मानेकशॉ ने एक अपना जुमला कहा था अपने सिपाहियों को बांग्लादेश में, बैश ऑन रिगार्डलेस, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते जाओ, गिरोगे चोट लगेगी फिर उठो, फिर बढ़ते जाओ। जोश सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में है, जोश, संघर्ष, जद्दोजहद। परीक्षित साहनी जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। हरिवंश राय जी की कुछ पंक्तियां उनके जीवन पर सटीक बैठती हैं। राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। आज जीवन रूपी मधुशाला में वो एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और सिनेमाजी परिवार उनके इस जज्बे को सलाम करती है।